गाइज, मैं हूं नेहा और मैं हाजिर हूं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उनकी क्लास 12th की जो बुक है विस्टास, उसकी एक समरी बना दी है, वन शॉट समरी, ताकि जब आप आंसर राइटिंग के लिए बैठे तो आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर हो और आपको पूरी स्टोरी पता हो कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या था। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी के साथ, जिसका नाम है द टाइगर किंग। तो ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, इसके ऑथर है कल्कि। ये स्टोरी है प्रतिबंधपुरम के राजा के बारे में, जिनके बहुत सारे नाम दिए गए हैं स्टोरी में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जंग जिलानी बहादुर। ओके, तो क्या होता है, जब राजा पैदा हुए होते हैं तो उनके घर पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, यानी कि भविष्यवाणी मतलब पंडित आते हैं, और वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि राजा जो है बहुत ही फेमस राजा होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे। बट एक दिन जैसे वो ये बोलते हैं तो वो छोटा सा 10 दिन का बच्चा एकदम से बोल पड़ता है कि एक दिन क्या, तो वो बोलते हैं कि एक दिन आपकी मौत हो जाएगी। तो वो ये छोटा सा बच्चा ये बोलता है कि मौत तो सबकी होती है, इसमें नया क्या है? नया तब होगा जब आप ये बता दो कि मौत किस तरह से होगी। तो एस्ट्रोलॉजर्स उन्हें ये बोलते हैं कि आपकी जो मौत है वो एक टाइगर के द्वारा करी जाएगी। उसी वक्त ये छोटा सा बच्चा ये अनाउंस करता है कि अब मेरी किंगडम में जितने भी टाइगर हैं वो बच के रहें। ओके, राजा बड़े हो जाते हैं और फाइनली वो टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब वो अपना पहला टाइगर मारते हैं तो वो टाइगर वो उस एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवाते हैं जिसने ये भविष्यवाणी करी थी कि राजा की मौत किससे होगी, टाइगर के द्वारा होगी। पर एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि आप चाहिए 99 टाइगर्स मान लीजिए, पर 100th टाइगर जो होगा उसके द्वारा आपकी मौत हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी सारी की सारी विद्या छोड़ देगा। ओके, तो राजा क्या करते हैं, 10 साल के स्पैन में एकदम ऑब्सेशन की तरह जितनी भी टाइगर्स होते हैं उन सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी किंगडम में अनाउंस करवा देते हैं कि किसी और ने अगर टाइगर को मारने की कोशिश करी तो उस पर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, क्या होता है, तो 10 ईयर का स्पैन बीत जाता है और उसमें वो सिर्फ और सिर्फ 70 टाइगर्स को मार पाते हैं। जब ऐसा होता है तो फाइनली जो राजा है वो अपने दीवान को बुलाते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया है, पर वो शादी उसी प्रिंसेस से करेंगे जिसकी किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स होंगे। तो वो शादी करते हैं और वहाँ पर अपने जो ससुराल में जाके वो टाइगर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा करते करते भी सिर्फ और सिर्फ 99 टाइगर्स ही हो पाते हैं। जब राजा को 100th टाइगर नहीं मिलता तो वो इतने ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं कि वो पूरी किंगडम में ऐलान करवा देते हैं कि मुझे टाइगर चाहिए। और साथ ही साथ उनको जब टाइगर नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि खबर आई होती है कहीं से कि जंगल में टाइगर पाया गया है, क्योंकि बहुत सारी शीप्स जो थी वो गायब हो रही थी, पर फिर भी उनको टाइगर नहीं मिलता, तो वो टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं और वो ऐलान करवा देते हैं कि टैक्स को डबल कर दो। जब ऐसा होता है तो दीवान उनको ये बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करवाइए, अदरवाइज जो हमारी किंगडम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो जाएगी, क्योंकि लोग जो जनता है वो खुश नहीं रहेगी। तो फाइनली वो क्या करते हैं कि वो टैक्स बढ़ा देते हैं, और यहाँ तक कि दीवान को भी ये धमकी दे देते हैं कि अगर तुम टाइगर नहीं ढूंढ के लाते हो तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो दीवान क्या करते हैं, वो मद्रास के एक जू से एक बहुत ही बूढ़े टाइगर को लेके आते हैं, वो और उनकी वाइफ, और फाइनली ले जाके गाड़ी में बैठा के जंगल में छोड़ देते हैं। राजा आते हैं, राजा उस टाइगर को मतलब दूर से शूट करते हैं। बट ट्रिक यहाँ पर, मतलब एक ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि टाइगर को गोली लगती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी शॉट की आवाज़ की वजह से बेहोश हो गया होता है। ये बात बाकी के सारे शिकारियों को पता चल जाती है और वो डर जाते हैं कि अगर ये बात राजा को पता चली तो वो तो उनको छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं, और उस टाइगर की जो बॉडी होती है उसका एक बहुत ही अच्छा प्रोसेशन बना के पूरे किंगडम में घुमा के एक अच्छी जगह पे जाके उसको बरी कर देते हैं। ठीक है, फाइनली राजा के बेटे का 3rd बर्थडे आता है, जिसे वो बहुत ही लेविश तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वो एक दुकान पे जाते हैं, टॉय शॉप पे, और वहाँ पर जाके एक लकड़ी का टाइगर पसंद करते हैं। पर जो शॉप का ओनर होता है उसे डर लगता है कि ये जो टॉय है काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। बट उसे लगता है कि अगर वो कम प्राइस बताएगा तो राजा उसे पनिशमेंट देंगे, इसलिए वो उस टॉय जिसका एक्चुअल प्राइस था 2 आने एंड अ क्वार्टर, उसका प्राइस वो 300 रुपीज़ बता के उसे बेच देता है। फाइनली वो क्या करते हैं, राजा वो टॉय ले जाके अपने बच्चे को देते हैं और दोनों उसके साथ खेलने लगते हैं। बट खेलते खेलते क्या होता है, उस टॉय के अंदर से एक बांस का टुकड़ा निकल रहा होता है जो कि उनके लेफ्ट आर्म में जाके लग जाता है। पहले तो राजा उसे निकाल के फेंक देते हैं, बट नेक्स्ट दिन क्या होता है कि सारा का सारा इन्फेक्शन उनके पूरे लेफ्ट आर्म में फैल जाता है। तो मद्रास से ही 3 बहुत फेमस डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं राजा का ऑपरेशन करने के लिए, उन पे ऑपरेट करने के लिए। जब वो ऑपरेट करके बाहर निकलते हैं तो वो ये लाइन बोलते हैं कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, राजा हैज़ फाइनली डाइड। विद दिस द स्टोरी एंड्स। थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट स्टोरी,
द एनिमी बाय पर्ल एस बक। ये जो स्टोरी है वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेट करी गई है, जिसमें क्या है, अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला कर दिया है। तो ये स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ होकी, उनके बारे में कुछ बताया जाता है कि जब वो 22 साल के थे, उनके फादर ने उनको अमेरिका भेज दिया था मेडिसिन स्टडी करने के लिए। जब वो वापस आते हैं तो वो काफ़ी फेमस सर्जन बन जाते हैं और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी। तो जापान में क्या होता है कि उनको जापान में ही रोक लिया जाता है, क्योंकि जापान के जो मेन जनरल होते हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। तो उनको ऑपरेट करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए सदाओ को वहीं पर रोक लिया जाता है। एक दिन क्या होता है, सदाओ अपने घर पे खड़े होके अपनी बालकनी से सी की तरफ देख रहे होते हैं। तो उनकी वाइफ हाना उनके साथ जाके खड़ी हो जाती है। तो वो लोग देखते हैं कि सी के पास से एक आदमी मतलब रेंगता हुआ वहाँ पर आ रहा है। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उनको पास जाके पता चलता है कि ये जो आदमी है वो एक्चुअली यूएस नेवी से है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। तो पहले तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि इसके साथ किया क्या जाए, या तो इसको वापस भेज दिया जाए या फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। बट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसको हम घर में लेके जाते हैं। तो जब वो घर में लेके जाते हैं तो जितने भी उनके सर्वेंट्स हैं पहले ही मना कर देते हैं कि हम उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब वो बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा हम साफ़ करेंगे तो उनके सर्वेंट्स मना कर देते हैं कि हम इसको साफ़ करने में आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। तो सदा और उनकी वाइफ उसको एकदम क्लीन करते हैं, उस पर उनको ऑपरेट करते हैं। फाइनली उनको मतलब फर्स्ट एड और बैंडेज लगा के उनको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो उनके सर्वेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके काम छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सदाओ के भी मन में बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगता है कि वो एक हम अपनी कंट्री के एक एनिमी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, एक दिन जब सदाओ के घर पे जनरल के ऑफिशियल आके उनको बुलावा देने के लिए आते हैं कि आपको जनरल ने बुलाया है, तो सदाओ ये फैसला करते हैं कि वो जनरल के पास जाएंगे और उन्हें जाके ये बता देंगे कि उनके घर में एक यूएस नेवी का आदमी मतलब उन्होंने रखा हुआ है, उसका क्या करना चाहिए। तो फाइनली जब सदाओ वहाँ पहुँचते हैं तो पहले जनरल से बातचीत करते हैं और उनको ये बताते हैं कि उनके घर पे ये ऐसा आदमी ठहरा हुआ है। तो जनरल उनको एक आइडिया देते हैं कि तुम एक काम करना, तुम अपने घर का जो दरवाज़ा है वो खुला रखना, मैं रात को एक किलर भेजूंगा और वो जाके उसे मार देगा। इस तरह से क्या होगा, तुम पे नाम भी नहीं आएगा और हमारी प्रॉब्लम भी हट जाएगी। तो फाइनली क्या होता है, सदाओ मान तो जाते हैं। पर जब वो अपने घर जाते हैं तो पहली रात वो दरवाज़ा खोलते तो है पर कोई आता नहीं है, दूसरी रात कोई नहीं आता, जब तीसरी रात भी कोई नहीं आता तो सदाओ एक काम करते हैं कि उस आदमी को एक बोट में बैठाते हैं, उसे एक फ्लैशलाइट देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम जाओ पास के आइलैंड पे चले जाना, बट अगर तुम्हारे पास खाना खत्म हो जाए तो तुम 2 बार फ्लैश कर देना, और अगर तुम सही सलामत वहाँ पहुँच जाओ तो तुम 1 बार फ्लैश कर देना, बट रात में फ्लैश मत करना, अदरवाइज यूल बी कॉट। ओके, तो सदाओ इस तरह से उसे अलविदा कर देते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने फाइनली ऐसे एक इंसान की मदद कर दी और वो इस बात के साथ डील नहीं कर पा रहे होते हैं। तो एक फैसला लेते हैं कि वो जाके जनरल को ये सब बता देंगे। तो जब वो जनरल के घर पहुंचते हैं, जनरल ताशिमा, तो वो उनसे पहले पूछते हैं कि आपने तो कोई किलर भेजा नहीं, कोई किलर आया ही नहीं, और वो जो इंसान था वो भाग गया, एस्केप कर गया उनके घर से। तो जनरल ताशिमा उनसे ये कहते हैं कि शायद वो भूल गए होंगे क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो काफ़ी सीवियर है और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, जो सदाओ है उन पे से ये बर्डन भी हट जाता है, साथ ही साथ वो ह्यूमैनिटी का भी साथ दे देते हैं उस यूएस नेवी के सोल्जर की हेल्प करके, और वो आप वापस से अपने घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे करके उनके सारे सर्वेंट्स भी वापस आ जाते हैं उनके डोमेस्टिक वर्क में हेल्प करने के लिए। विद दिस आवर सेकेंड चैप्टर ऑल्सो एंड्स। नाउ कम्स द थर्ड चैप्टर, ऑन द प्लेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। तो ये जो कहानी है ये बाय सूजन हिल है। तो और इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये कहानी सेंटर करती है 2 कैरेक्टर्स को। एक है काफ़ी छोटा बच्चा जिसका नाम है डेरी, और एक है एक काफ़ी बड़ा इंसान विच इज़ लाइक अ ओल्ड मैन, ही इज़ अ ओल्ड मैन, मिस्टर लैम। तो जो मिस्टर लैम है उनका क्या है कि वो एक वॉर वेटेरियन है, मतलब बेसिकली वो वॉर में एक बार वॉर मतलब एक सोल्जर थे वो, और आर्मी के पार्ट थे, और वॉर में क्या हुआ, उनका पैर जो था वो ही लूजेस हिज लेग इन अ वॉर फाइनली। तो कहानी सेटअप करती है मिस्टर लैम के गार्डन में। क्या होता है कि डेरी जो होता है वो गार्डन में आता है, और गार्डन में आने के बाद क्या होता है कि मिस्टर लैम उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि माइंड इट, तुम एप्पल्स में मत चढ़ जाना। तो डेरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आया, उसे लगा कि घर खाली है इसलिए वो आ गया अंदर, क्योंकि बर्ड्स के चर्पिंग करने की आवाज़ आ रही थी, लीव्स की रसलिंग की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए वो अंदर आ गया।
तो मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि हाँ घर तो खाली है, क्योंकि वो बाहर है और वो एप्पल्स को देख रहे हैं, इसलिए घर खाली है, और उसने एकदम सही किया। तो डेरी ये कहता है कि ठीक है मुझे वापस जाना हो, वो डर जाता है। तो वो बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो डेरी उनको ये बोलता है कि वो स्टे नहीं करना चाहता, एक्चुअली उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, लोग उसे खुद भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं कि उसका जो हाफ फेस है डेरी का वो जला हुआ है, क्योंकि बचपन में क्या हुआ उसके फेस पे एसिड गिर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे उसको ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिस उसकी लाइफ में, जिसमें लोग जो उसे स्टेयर करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ अलग अलग कमेंट्स करते हैं। तो वो बताता है कि लोग उसे बहुत टेरिबल और अगली मानते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो खुद भी मिरर में देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग जाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है, फिर भी तुम वो क्या करते हैं, वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो बात करने लगते हैं कि एप्पल्स देखो कितने ऑरेंज एंड गोल्डन हो गए हैं, मे बी ये टाइम सही है अब इनका जैम बनाया जाए। तो डेरी इस बात पे उनको कॉल आउट करता है, बोलता है कि तुम आप ये टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हैं, मुझे तो लगता है आप भी शायद ये आप मुझसे डर गए हैं और ये जानना नहीं चाहते। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गॉड ने जो भी चीज़ क्रिएट करी है, मिस्टर लैमी बोलते हैं दुनिया में, वो उस हर चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो डेरी बोलता है कि वो बचपन में जब छोटा था तो उसके फेस पे एसिड गिर गया था, विच इज़ वाई अब वो ऐसा दिखता है, लोग उसे देख के डर जाते हैं। तो मिस्टर लैम भी इस बात से क्या नाम है एक अपनी स्टोरी को रिलेट करते हैं कि क्या हुआ वॉर में, उनका पैर वो लूज कर देते हैं और अब वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लेमी लैम कहते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उन बच्चों को मज़ा आता है, लोग यहाँ पर आते हैं, ही मेक्स फ्रेंड्स विद देम, बट स्टिल और भी तो चीज़ें हैं दुनिया में जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। वो ब्यूटी एंड बीस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। तो इस पे डेरी कहता है कि ठीक है, पर उसे कोई ऐसा मतलब ब्यूटी एंड बीस्ट में जिस तरह से वो उस बीस्ट को किस करती है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है स्टोरी की, उसे कोई किस नहीं करेगा। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फाइनली वो बोलता है कि मुझे लोगों से आई हेट पीपल, आई डोंट लाइक बीइंग अराउंड देम। तो मिस्टर लैम उसे एक एडवाइस देते हैं कि किसी को हेट करने से सबसे ज़्यादा दुख हमें ही होता है, क्योंकि हमारे ही मन में गंदे गंदे थॉट्स चलने लगते हैं। फाइनली क्या होता है, डेरी उन्हें ये बताता है कि उसने बहुत बार सुना है कि उसकी मदर एंड फादर जो है वो नीचे के जो रूम में बात कर रहे होते हैं कि वो कितने ज़्यादा अफ्रेड हैं उसके फ्यूचर के बारे में। तो इस बात पे मिस्टर लैम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लाइफ में जैसे जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो डेरी है वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे चला जाए, विच इज़ वाई वो उसे एडवाइस करते हैं कि तुम ज़्यादा डरा मत करो अपने फ्यूचर के बारे में, बाकी सब ठीक है। तो पहले तो जो डेरी है वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अजीब बातें करते हैं, पर धीरे धीरे उसका मन वहाँ लगने लगता है, वो वहाँ स्टे करना चाहता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा तो बट बाकी सब डर जाएंगे। तो बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ये घर खुला है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, यहाँ तक कि लोग आते हैं जाते हैं, कभी कभार वो उसे भूल भी जाते हैं, बट स्टिल तुम आए यहाँ पर, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड ही मानता हूँ, तो तुम मेरे फ्रेंड हो गए। ओके। तो फाइनली क्या होता है, डेरी बोलता है कि मैं अपनी माँ को इन्फॉर्म करके आता हूँ, फिर वापस से मैं यहाँ पर आऊँगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, यू गो एंड इन्फॉर्म हर। जब वो अपने घर जाता है और अपने मदर को इन्फॉर्म करता है कि मैं आज ऐसे एक इंसान से मिला, तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम वापस वहाँ मत जाना। बट डेरी कहता है कि नहीं, मैं एक जगह में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ वापस जाऊँगा। और वो भाग के फिर वहाँ जाता है। बट ट्विस्ट यहाँ आता है कि जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम ज़मीन पे पड़े हुए हैं और जिस सीढ़ी पे वो चढ़े हुए थे वो भी नीचे गिरी हुई है और मिस्टर लैम सांसें नहीं ले रहे हैं। तो वो वहाँ पर नील डाउन करके रोने लगता है, विच इज़ वाई ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। विद दिस वी कम टू द stop of this chapter, and here comes the other story which is the journey to the end of the वर्ल्ड। ओके। सो इसमें क्या होता है कि यू हैव टू ये जो चैप्टर है वो टिशानी डोशी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी गई है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की बात करने के लिए अंटार्कटिका, जो कि एक हमारी कॉन्टिनेंट है, जो कि एकदम साउथ के हिस्से में आती है, उसके बारे में बात करी गई है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहले अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा और लास्ट में क्या बताया जाएगा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो अंटार्कटिका की क्लाइमेट और अंटार्कटिका को खुद इफेक्ट करता है। ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है, जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि वो एक वेसल के
वेसल या फिर रिसर्च ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, और उस ग्रुप का नाम क्या है, अकादमिक शुलास्की। ये एक रशियन वेसल है, बेसिकली एक रिसर्च ग्रुप है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये अंटार्कटिका की तरफ जा रहे होते हैं। ऑथर की जर्नी मद्रास से स्टार्ट होती है। वो क्या बोलते हैं कि जो रिसर्च ग्रुप है बेसिकली एक कनेडियन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिनका नाम है जियोफ ग्रीन। ओके, ये जो जियोफ ग्रीन थे पहले सेलिब्रिटीज को मैनेज किया करते थे, पर बाद में जाके उन्होंने ये रिसर्च ग्रुप स्टार्ट किया, और ये रिसर्च ग्रुप जो है वो 6 सालों से काम कर रहा है। जिस प्रोजेक्ट में ऑथर जिस प्रोजेक्ट का पार्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ओके, इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद ये है कि कुछ ऐसे इंसाइट्स जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारी दुनिया में, जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी दुनिया में, उनको दिया जाए अंटार्कटिका और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ताकि वो अपनी पॉलिसीज ऐसी बना सके जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज को चेंज ना होने में मदद कर सके। ओके, तो क्या होता है, ये बोलते हैं कि अंटार्कटिका की तरफ जा रहे होते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत पूरी वाइट कलर की एक कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं है, प्लांट लाइफ एकदम निल है, जिसको देख के लगता है कि बेसिकली यहीं पर ह्यूमंस की शुरुआत हुई थी और यहीं पर जाके ह्यूमंस का एंड भी है। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी को अर्थ की हिस्ट्री जाननी है तो उसे अंटार्कटिका आना चाहिए। ठीक है, जब वो अंटार्कटिका आते हैं तो बेसिकली पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में वो ये बताते हैं कि बहुत साल पहले, अराउंड 650 मिलियन ईयर्स अगो, एक बहुत ही ज़्यादा मास कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, जिसका नाम था गोंडवाना। ओके, गोंडवाना कॉन्टिनेंट वो थी जिसके अंदर अंटार्कटिका, इंडिया, साउथ अमेरिका, ये सब को जॉइंट थे, मतलब जुड़े हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब टाइम आगे बढ़ने लगा, उस टाइम पे जो हमारा क्लाइमेट था वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हुआ करता था। जब क्लाइमेट बढ़ने लगा तो ये जो प्लेट थी, ये जो कॉन्टिनेंट था वो टूट गया। अंटार्कटिका जो था वो साउथ की तरफ चला गया, साउथ अमेरिका जो था वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया और जुड़ गया। इन दोनों के बीच में एक पैसेज आ गया जिसको ड्रेक पैसेज कहते हैं। और फाइनली इंडिया जो था वो एशिया में जाके टकरा गया, और जब वो टकराया तो उसने एक बहुत बड़े माउंटेन खड़े कर दिए जिनका नाम था हिमालयास। ओके, ये थी हिस्ट्री की बात। अब वो आगे बढ़ के बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम ह्यूमंस जो कि इस धरती पे कुछ 12,000 सालों से ही हैं, हमने क्या किया है, हमने नेचर को डोमिनेट कर दिया है, और यहाँ तक कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक पतला सा ब्लैंकेट बना दिया है धरती के आसपास, जो कि धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे रेज कर रहा है। इस रेजिंग की वजह से क्या हो रहा है, अंटार्कटिका की जो है बर्फ़ पिघल रही है, और वो बर्फ़ पिघल रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वो ये बात एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। बोलते हैं कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ये एक सिंगल सेल्ड प्लांट होते हैं जो कि सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। बट अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनकी भी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से सी लाइफ, सी प्लांट्स, उन पर अफेक्ट पड़ेगा। वो इसका एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें बड़ी चीज़ों को बचाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो वो इसका एग्जाम्पल देते हैं। फाइनली ये बोलते हैं कि जब हम जब अंटार्कटिका की तरफ जा रहे थे तो एक बहुत ही बड़ा सा बर्फ़ का शीट थी जो हमारी शिप को आगे नहीं जाने दे रही थी। तो हमारे कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे, बट वापस जाने से पहले इन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग एक बार बाहर उतर जाइए, बर्फ़ पे फील कर लीजिए कैसा है, और उसे देख लीजिए। जब ये बाहर आते हैं तो ये बताते हैं कि किस तरह से सील्स आसपास बर्फ़ पे पड़े हुए थे, स्ट्रेच कर रहे थे अपनी बॉडी को, और सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा था। तो वो बताते हैं कि अंटार्कटिका टोटली एक ऐसी जगह है जिसे हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर धरती की शुरुआत हुई थी, और फाइनली अगर धरती ख़त्म होगी तो वो इसी तरह से हो जाएगी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस चैप्टर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो जो हमारी नेक्स्ट कहानी है उसका नाम है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। ये जो कहानी है वो एक चार्ली नाम के इंसान की है जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनकी वाइफ का नाम है लुइजा, और इस कहानी की जो थर्ड और मेन कैरेक्टर है वो है, उनका नाम है सैम वीनर, जो कि चार्ली के साइकाइट्रिस्ट हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो चार्ली हैं वो अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त सैम के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल नाम के जो स्टेशन है, एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क में, वहाँ पर ऑल्दो सिर्फ 2 लेवल्स हैं बट उनको थर्ड लेवल मिला, और वहाँ पर जाके उनको पता चलता है कि उस लेवल पर जाके वो पुराने टाइम में वापस जा सकते हैं, मतलब वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो सैम उनकी बात पे भरोसा नहीं करते, वो बोलते हैं शायद वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो शायद रियलिटी से भागना चाहते हैं। तो इस पर चार्ली अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन वो ऑफिस से वापस जा रहे होते हैं, उनको घर जल्दी पहुँचना होता है अपनी वाइफ लुइजा के पास। जब वो ग्रैंड सेंट्रल होटल पे पहुँचते हैं तो वो फर्स्ट लेवल पे जाते हैं, देन वो सेकेंड लेवल पे जाते हैं। जब
वो सेकेंड लेवल पे जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि थर्ड लेवल भी है और वो थर्ड लेवल की तरफ जाने लगते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन सारा का सारा सीन चेंज हो चुका है। अब लाइटिंग्स थोड़ी डिम हो गई हैं, सारा का सारा सीन ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने की चीज़ें चल रही हैं। लोगों ने ड्रेस भी ऐसा कर रखा है जैसे पुराने ज़माने में लेडीज़ कोट पहना करती थी, जो मेन थे वो जिस तरह की बियर्ड रखा करते थे, मुस्टैच रखा करते थे, वैस तरह की रखी हुई थी। यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी पुरानी थी। फाइनली उनकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसका नाम लिखा होता है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड वो कहते हैं वो न्यूज़पेपर है जो बहुत सालों पहले छपना बंद हो चुका है। यहाँ तक कि उस पर डेट जो लिखी हुई थी वो थी 11 जून 1894 की। ओके, उस पर जो फ्रंट स्टोरी थी वो थी उस टाइम के प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट की, मिस्टर क्लीवलैंड की। तो उनको भरोसा हो जाता है कि हाँ वो एक्चुअली पुराने टाइम में आ चुके हैं। तो वो वापस से जाते हैं टिकट कलेक्टर के पास और उससे बोलते हैं कि मुझे अपने मतलब अपने घर की, यानी कि जो उनका घर होता है उस टाइम पे जो कि गेल्सबर्ग इलिनॉय में होता है, वहाँ की टिकट मांगते हैं, गेल्सबर्ग की टिकट मांगते हैं और वो उसे पैसे देते हैं। जब वो उसे पैसे देते हैं तो इनके जो पैसे हैं वो तो नए ज़माने के होते हैं। तो वो टिकट कलेक्टर बोलता है कि ये पैसे नहीं चलेंगे, तो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से बाहर निकलते हैं ग्रैंड सेंट्रल होटल के और वहाँ पर जाके अपने बैंक से $300 निकालते हैं और उसे जाके उसके बदले में जाके ओल्ड करेंसी खरीद लेते हैं जो कि बहुत कम आती है। और उसकी मदद से वो 2 टिकट खरीदते हैं अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए। कहाँ पर जाने के लिए? गेल्सबर्ग जाने के लिए। जब ये बात जाके वो अपनी वाइफ लुइजा को बताते हैं तो लुइजा पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। पर फाइनली जब जो चार्ली है वो एक्चुअली स्टैम्प्स कलेक्ट करने के बहुत शौकीन होते हैं। अब स्टैम्प्स कलेक्ट करना एक तरह की ऐसी हॉबी हो गई है ताकि आप क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट को रिमेंबर करने की। तो इससे भी सैम जो थे यानी चार्ली के दोस्त वो रिलेट कर रहे थे कि क्या तुम वैसे भी कोशिश करते रहते हो पास्ट को रिमेंबर करने की, इसलिए तुम पास्ट में खो जाना चाहते हो, क्योंकि हर इंसान आज की रियलिटी में जीना नहीं चाहता। 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, वर्ल्ड में बहुत क्योस चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर जीना नहीं चाहता। इसीलिए वो क्या करते हैं, वापस से चार्ली क्या करने लगते हैं, वो अपने स्टैम्प्स के कलेक्शन में कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। फिर इतने में स्टोरी में एक टर्न आता है और सैम मतलब चार्ली बोलते हैं कि उनका जो दोस्त था सैम वीनर वो खो गया है। वो जब ये बात बताते हैं तो फिर वो एकदम से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाने के बाद वापस से अपने स्टैम्प्स के कलेक्शन में कुछ ना कुछ खोजने लगते हैं और उनको एक एनवेलप मिलता है। जब वो उस एनवेलप को निकालते हैं तो उसमें एक चिट्ठी पाते हैं और वो चिट्ठी किसकी तरफ से होती है, वो चिट्ठी एक्चुअली सैम वीनर यानी उनके साइकाइट्रिस्ट दोस्त की तरफ से होती है, जो कि सैम ने चार्ली के ग्रैंडफादर को लिखी थी उनके गेल्सबर्ग वाले एड्रेस पे, ताकि वो चिट्ठी इन्हें मिल जाए। जब वो चिट्ठी खोलते हैं उसमें तो उन्हें वो ये पढ़ते हैं कि जो सैम है वो उसे एक्चुअली 3rd लेवल मिल गया है ग्रैंड सेंट्रल का, जिसकी मदद से वो गेल्सबर्ग चले गए हैं और वहाँ पर जाके काफ़ी अच्छी खासी लाइफ बिता रहे हैं। सैम चार्ली से इस लेटर में ये कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ के साथ 3rd लेवल की खोज को जारी रखना, 3rd लेवल एक रियल चीज़ है, प्लीज़ उसे छोड़ना मत, प्लीज़ कम बैक। ओके, इसलिए तब जाके वो क्या बोलते हैं कि अब वो 3rd लेवल की खोज कभी बंद नहीं करेंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। गाइस बेसिकली ये जो चैप्टर है वो 2 ऑथर के द्वारा लिखा गया है। एक का नाम है जिट कलासा, दूसरे का नाम है बामा। ये जो जिट कलासा है, सबसे पहले जिट कलासा, इनका रियल नाम है गर्ट्रूड साइमन बोनेन। ओके, ये 1876 में पैदा हुई थी और ये एक अमेरिकन इंडियन है। यहाँ पर इंडियन का मतलब हम इंडियंस यानी हिंदुस्तानियों का नहीं है, बेसिकली इंडियंस अमेरिका में रह रही आदिवासी ट्राइब को कहा जाता है। तो ये जो गर्ट्रूड है वो अपने बचपन का एक किस्सा दोहराते हुए बोलती हैं कि जब ये छोटी थी तो इन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था जो कि क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल था। तो इनको क्रिश्चियन तरीकों में ढालने की कोशिश चल रही थी। तो ये बताती है कि पहली जब घंटी बजती थी तो वैसे ही सारे के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते थे और उनकी शू की आवाज़ उनको सुनाई देती थी तो इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो शू जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बंधे से थे और इनको तो कंफर्टेबल शू पहनने की आदत थी। जब ये वहाँ पहुँचती है तो इनने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो भी काफ़ी टाइट थी, तो इनको बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो एक हॉल में पहुँचते हैं जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगे होते हैं। पहली बेल बजते ही सब लोग अपनी चेयर ड्रैग करते हैं, बट इंस्टेड ये क्या करती है, चेयर ड्रैग करके उस पर बैठ जाती है।
तो आसपास देखती है तो कोई नहीं बैठा होता है और इनको बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। ओके, तो ये क्या करती है, एकदम से खड़ी हो जाती है। दूसरी बेल बजते ही सब लोग नीचे चेयर पे बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये जब बैठती है तो इंस्टेड ऑफ खाना ये रोने लगती है और फिर ऊपर जब देखती है तो देखती है कि दूर से एक लेडी इनको घूर रही है। फिर एकदम से अपनी नज़रें हटा लेती है। जब अपने कमरे में वापस पहुंचती है तो इनकी जो दोस्त होती है, रूममेट होती है, जिसका नाम होता है जो डेविन, वो ये बोलती है कि उन्होंने कहीं सुना कि वो जो लेडी थी वो ये बात कर रही थी कि वो इन सारी लड़कियों के जो मोटे मोटे हेयर है ना उन्हें काट देंगे, उन्हें छोटा कर देंगे, शिंगल कर देंगे, नहीं छोटा कर देंगे, इतना कर दिया जाएगा। तो ये बोलती है नहीं, वो ऐसा नहीं कर देंगी। क्यों? क्योंकि बचपन से इनको इनकी ट्राइब में ये सिखाया गया था कि छोटे हेयर जो थे उनके होते हैं बेसिकली, जो कि एनिमीज़ के द्वारा पकड़ लिया गया है। तो एनिमीज़ ने उनकी इंसल्ट करने के लिए उनके बाल काट दिए। या तो उनकी कम्युनिटी में छोटे हेयर वो रखते थे जो तो या तो शौक मना रहे हैं किसी बात का, या फिर वो कावर्ड हैं, यानी कि बेसिकली उनमें बहुत ज़्यादा भयभीत लोग हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए उनने बोला था कि कुछ भी हो जाए वो फाइट करेंगी पर किसी को अपने बाल काटने नहीं देंगी। ओके, तो फिर क्या होता है, वो जाती हैं और ऊपर जाके एक बहुत ही उनको एक कमरा मिलता है जिसमें काफ़ी अंधेरा था। वहाँ जाके बेड के नीचे छुप जाती हैं। तो उनको नीचे से आवाज़ आ रही होती है, लोग उनका नाम चिल्ला रहे होते हैं, सब उनको ढूंढ रहे होते हैं। धीरे धीरे करके वो जो आवाज़ें होती है बहुत पास होने लगती है और फाइनली लोग उनको ढूंढ लेते हैं। जब उनको ढूंढते हैं तो ड्रैग करके बेड के अंदर से उनको निकाला जाता है और उनके बालों को छोटा कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है। इस इंसिडेंस के बाद से उनको इतना बड़ा धक्का लगता है, वो याद करती हैं कि यहाँ पर उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। अगर उनकी माँ होती तो उनको शायद बिल्कुल बचाती। उनकी माँ की तरह किसी ने उनको कंफर्ट नहीं दिया, यानी कि सराहाया नहीं। इसीलिए अब उनकी हालत कैसी हो गई है, अब उनकी हालत बिल्कुल उन भेड़ बकरियों की तरह हो गई है जिसको एक चराने के लिए चरवाहा आता है, वरना उनका कोई अपनी खुद की राय नहीं है। ओके, दूसरी कहानी है बामा की। जो बामा है वो एक दलित तमिल वुमेन है। दलित बेसिकली लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो अपनी कहानी बताते हुए बोलती है कि जब वो छोटी थी तो स्कूल से घर पहुंचने के लिए वैसे टेक्निकली उनको 10 मिनट लगना चाहिए, बट उनको घंटा लग जाता था क्योंकि वो सब कुछ देखते हुए चलती थी। एक दिन वो क्या देखती है कि उनके जो कम्युनिटी है जहाँ वो रहती हैं वहाँ का काफ़ी बूढ़ा और बड़ा इंसान अपनी गर्दन झुका के एक हाथ में ना एक पार्सल लेके चल रहा है जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ धागे से पकड़ा हुआ है। तो वो बोलती है कि उसको देख के उन्हें बहुत हंसी आई और हंसते हंसते बेसिकली वो जो पार्सल था वो इंसान क्या करता है, जाता है और एक सेठ बैठा होता है उसे जाके, लैंडलॉर्ड बैठा होता है उसे जाके थमा देता है। लैंडलॉर्ड क्या करता है, बेसिकली उस पार्सल को खोलता है और उसके अंदर से वड़े निकाल के खाने लगता है। और जो इनका कम्युनिटी का जो ये ओल्ड मैन है वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। वो बहुत हंसती हैं, उनको बिल्कुल भी मतलब बहुत ये चीज़ बहुत अटपटी लगती है। और यही बात जाके घर पे वो अपने बड़े भाई को बताती हैं। जो अपने बड़े भाई को बताती है तो बहुत तेज तेज से हंसने लगती हैं। जब वो हंसती है तो उनके बड़े भाई कहते हैं ये हंसने की बात नहीं है, ये उनकी कम्युनिटी की सच्चाई है। एक्चुअली वो लोअर कास्ट से हैं और लोअर कास्ट से ये अज्यूम किया जाता है कि वो हमेशा क्या करेंगे, अपर कास्ट की रिस्पेक्ट करेंगे आउट ऑफ द वे जाके। तो वो ये सोचती है कि किसने हक दिया अपर कास्ट को अपने आप को बड़ा मानने का, जस्ट बिकॉज उनके पास 2 पैसे आ गए, हम लोग उनसे छोटे तो नहीं हो जाते। उन्होंने ये बोला। फिर उनके बड़े भाई, राइटर के बड़े भाई, उनको एक और इंसिडेंस बताते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो शहर से पढ़ाई लिखाई करके जब वापस आ रहे थे तो एक कुएं के पास से गुजर रहे थे। तो एक अपर कास्ट का एक लड़का है और उसने आके उन्हें बोला कि एक रुको, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो सब कुछ बताते हैं, अपना नाम बताते हैं। तो वो लड़का उनसे पूछता है कि तुम कौन सी गली में रहते हो। गली से उनका मतलब ये था कि अगर वो बताएंगे और वो उस गली में रहते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि उसकी कास्ट क्या है। तब जाके उनको समझ में आता है कास्ट सिस्टम। बेसिकली जो राइटर था उनके दिमाग में इस कास्ट की सच्चाई घुसती है। उनके भाई उन्हें ये समझाते हैं कि अगर तुम्हें इस कास्ट सिस्टम के इस बड़े से सर्कल से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो और इतनी अच्छी बन जाओ कि लोग तुम्हारे पास खुद चल के आए क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। तब से जो ये राइटर है वो खूब पढ़ाई लिखाई करती है और अपनी क्लास में अव्वल आती हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।